दोस्तों, मैं रवि प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट लर्न में स्वागत करता हूं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं आपके एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम जो यूपी लेखपाल का है, जो पैट के थ्रू होगा, जिसमें पैट के अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो जल्द ही अब चुनाव होने वाला है और जल्दी से जल्दी UPSSC इस पर निर्णय लेने वाला है और शॉर्ट लिस्ट कर देगा। तो सबसे पहले लेखपाल में क्या सिलेबस है इसके बारे में बात करते हैं और फिर इसमें कैसे सिलेक्शन होगा। और मैं मोस्टली इस पर जो फोकस करने वाला हूं वो है आपका क्या ग्रामीण परिवेश, क्योंकि जो लेखपाल का पेपर है आपका, तो इसमें आपके 4 सब्जेक्ट हैं। एक तो आपका मैथ है, इसके बाद क्या है आपका GS है, और इसमें क्या है हिंदी है, और चौथा है आपका ग्रामीण परिवेश। क्या है आपका ग्रामीण परिवेश। अब देखिए, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सिलेबस का हिस्सा है और सबसे महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है ग्रामीण परिवेश। अब आप कह रहे होंगे क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात, ये तीनों वो सब्जेक्ट हैं जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी करे, चाहे वो SSC की करे, चाहे किसी की UPSSC की करे, चाहे फिर किसी विशेष राज्य की करे, तो उसमें मैथ जरूर पढ़ता है, GS जरूर पढ़ता है, हिंदी जरूर पढ़ता है। तो कहने का मतलब ये कि जो भी लेखपाल का पेपर देगा या जिसने पैट का पेपर दिया, तो उसने मैथ भी पढ़ा, GS भी पढ़ी, हिंदी भी पढ़ी और वो पढ़ रहा है। अब दूसरी बात आती है कि आप ग्रामीण परिवेश, तो ग्रामीण परिवेश आपका ट्रेंड में नहीं रहता, चलन में नहीं रहता। कुछ चुनिंदा एग्जाम ही हैं, जैसे लेखपाल है, चकबंदी लेखपाल है, ऐसे ही एग्जामों में ग्रामीण परिवेश आता है। और दूसरी बात, क्योंकि प्रतिवर्ष या 2 साल के अंतराल या 3 साल के अंतराल पर इसका पेपर होता नहीं है और ना ही कोई टीचर इस सब्जेक्ट को पढ़ाता है। और दूसरी चीज क्या है आपकी, और क्योंकि आपके GS ले लेंगे, हिंदी लेंगे, ये आपके चलन रहते हैं, यूट्यूब भरे पड़े हैं, या फिर वैसे भी चैनल हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, मैथ, यानी कि ये वो सब्जेक्ट है जो प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जो प्रत्येक एग्जाम में नहीं आता। तो इसीलिए जिस व्यक्ति या जिस विद्यार्थी का ग्रामीण परिवेश, यानी जिसने ग्रामीण परिवेश पर पकड़ बना ली, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे वो 99% या 100% कह सकते हैं उनकी इन सब्जेक्ट पर जरूर पकड़ होगी, लेकिन इस सब्जेक्ट पर हर किसी की पकड़ नहीं होगी। और जो यहाँ पर पकड़ बना लेगा ग्रामीण परिवेश पर, वही सिलेक्शन ले जाएगा। किसमें? यूपी लेखपाल में। कौन से सब्जेक्ट पर? ग्रामीण परिवेश पर। तो इसी को, यानी कि इसे ही मद्देनजर रखते हुए मैं आज आपको ग्रामीण परिवेश के बारे में बताऊंगा और रेगुलर आपकी ग्रामीण परिवेश की क्लासें मिलती रहेंगी। यानी कि पूरा सिलेबस जो प्रीवियस ईयर यानी कि 2015 में जो पेपर हुए थे लेखपाल और आपके चकबंदी लेखपाल के, उनमें कैसे प्रश्न पूछे गए उसके सहित। और दूसरी चीज एक क्या है कि अभी जो ग्रामीण परिवेश है, अब देखिए ग्रामीण परिवेश में पिछली बार जो पेपर हुआ था 2015 में, उसमें क्या था, ग्रामीण परिवेश में ही यूपी जीके डाल दी थी। किसमें? 2015 के ग्रामीण परिवेश में ही यूपी जीके पूछी गई थी 25 क्वेश्चन में से। उसमें क्या था, आपके यूपी जीके की भी आने थे और उसी में से ग्रामीण परिवेश की। लेकिन इस बार अगर आप सिलेबस देखेंगे तो ग्रामीण परिवेश बिल्कुल अलग है। और जो यूपी जीके है वो कहां पर ऐड कर दी है इन्होंने? यूपी जीके आपकी ऐड कर दी है GS के पोर्शन में ऐड कर दी है। कौन सी? यूपी जीके। और पिछली बार क्या था, इसमें ग्रामीण परिवेश में थी। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जो यहाँ पर पकड़ बना लेगा वो आसानी से सिलेक्शन ले सकता है। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट बात। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपकी कि ग्रामीण परिवेश पर, कि ग्रामीण परिवेश को कैसे पढ़ें। और ग्रामीण परिवेश में स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो ग्रामीण परिवेश को सबसे पहले पढ़ने के लिए आपको
यूपी के बारे में पता होने चाहिए, थोड़ी उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, कैसे ग्रामीण परिवेश पढ़े, उसे कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं। तो ग्रामीण परिवेश किसकी बात करते हैं आज हम? ग्रामीण परिवेश बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सिलेबस का एक हिस्सा है ग्रामीण परिवेश, जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर ग्रामीण परिवेश, किसका ग्रामीण परिवेश, तो हम पढ़ने जा रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश राज्य का ग्रामीण परिवेश। अब उत्तर प्रदेश का ग्रामीण परिवेश पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम कैसे पढ़ना है, सिर्फ आपको वीडियो देखनी है, एंड तक आपकी समझ में आ जाएगा कि ग्रामीण परिवेश कैसे पढ़ना है। तो यूपी किसका हिस्सा है? एक अपने देश भारत का हिस्सा है। तो मैं पहले इसका बंटवारा कर लेता हूं, उसके अधिकारियों के बारे में बात कर लेता हूं, उसके बारे धीरे धीरे आपको आगे बढ़ता चलूंगा ऐसे ही। तो किसका हमें पढ़ना है? यूपी का। जैसे कि देश, भारत क्या है? देश, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य भारत के देश में स्थित है, भारतीय का एक हिस्सा है। कौन? उत्तर प्रदेश। अब देश किस में आपके डिवाइड होते हैं, किस में बटे होते हैं? आपके राज्य में, राज्य। और राज्य किस में बटा होगा आपका? किस में बटा हुआ है? मंडल में। किस में बटा हुआ है? मंडल। राज्य किस में बटा हुआ है? मंडल। और मंडल किस में बटा हुआ है? जिलों में, जिला। और जिला आपके किस में बटा हुआ है? तहसील। अब जिला किस में बटा हुआ है आपका? तहसील में। तहसील और ब्लॉक भी आ जाता है, लेकिन हमें यहां पर ब्लॉक से मतलब नहीं है, क्योंकि ब्लॉक आपका एक अलग पोर्शन में हो जाएगा। पहले तहसील, क्योंकि ब्लॉक में आपके क्या आ जाएंगे? आपके अधिकारी वगैरह आ जाएंगे, और तहसील पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देश राज्य में, अब किस राज्य की बात कर रहे हैं हम? यूपी की। और यूपी में कितने मंडल हैं? तो 18 मंडल हैं। यूपी को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो 18 मंडलों में विभाजित किया गया है। किसे? यूपी को। अब राज्य कौन सा है आपका? यूपी। यूपी को कितने मंडलों में? 18 मंडलों में विभाजित किया गया है। तो अब यहीं से शुरू हो जाता है हमारा क्या? यहीं से हमारा शुरू हो जाता है ग्रामीण परिवेश। तो सबसे पहले इनके अधिकारियों की बात करते हैं। तो राज्य, राज्य के बाद क्या आएगा आपका? मंडल। अब मंडल में सबसे पहले आपका मैं बात करने जा रहा हूं राजस्व विभाग। राजस्व विभाग की बात करूंगा तो मंडल में सबसे अधिक, सबसे बड़ा अधिकारी यानी कि राजस्व विभाग, किसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं? राजस्व विभाग के राजस्व विभाग यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो सबसे बड़ा अधिकारी यानी कि राजस्व विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है आपका? कमिश्नर। इसे मंडल कमिश्नर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंडल कमिश्नर भी बोलते हैं। किसे? सबसे बड़ा अधिकारी किसका? राजस्व विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है आपका? कमिश्नर। अब बात कर लेते हैं मंडल के बाद किसमें? जिला। तो जिला का सबसे बड़ा अधिकारी आपका कौन होता है? डीएम। कौन होता है आपका? डीएम। डीएम होता है। अब आप कह रहे होंगे कि इसे कभी कभार डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि अब इसे कभी कभी डीसी भी बोलते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो डीएम कब बोलते हैं और डीसी कब बोलते हैं? जब यही डीएम जब आपका रेवेन्यू कलेक्ट करता है यानी कि राजस्व कलेक्ट करता है, तब इसे क्या बोलते हैं? तब इसे बोलते हैं डीसी। यानी कि जब यह रेवेन्यू कलेक्ट करता है कौन? डीएम, तब यह क्या बन जाता है? डीसी। अब डीएम के नीचे आपका आता है एसडीएम। क्या आता है? एसडीएम। यानी डीएम और डीसी पद तो अलग अलग हो गए, लेकिन व्यक्ति कैसा है? एक। यानी कि डीएम ही जब रेवेन्यू कलेक्ट करता है तब उसे क्या बोलते हैं? डीसी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं। फिर डीएम के बाद कौन आता है आपका? एसडीएम। और एसडीएम को एसडीओ और भी कहा जाता है। कब कहा जाता है एसडीओ? जब यह भी रेवेन्यू कलेक्ट करता है। तो कौन सा पद होता है? एसडीओ, ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है। अब एसडीएम जिले की बात हो गई। अब हम चर्चा कर लेते हैं किसकी? तहसील। तो आपने तहसील में देखा होगा, तहसील में क्या? तहसीलदार। तहसीलदार के बाद
नायब तहसीलदार, और नायब तहसीलदार के बाद कौन होता है आपका कानूनगो, और कानूनगो के बाद क्या होता है लेखपाल, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, और लेखपाल के बाद क्या होता है अमीन। क्या होता है अमीन। अब क्वेश्चन यहां से कैसे बन सकता है वो आप जान लें। अगर पूछा जाए राजस्व विभाग का सबसे छोटा कर्मचारी तो वो कौन होता है अमीन। अमीन से शुरू होती है, फिर इससे बड़ा लेखपाल, लेखपाल से कानूनगो, कानून के बाद नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार के बाद तहसीलदार, और तहसीलदार के बाद एसडीएम, एसडीएम के बाद डीएम, और सबसे बड़ा कमिश्नर। ठीक है, सबसे बड़ा कमिश्नर। तो ये क्रम आपको याद रखना है, और मोस्टली ये क्रम तो आपको याद ही रखना है हर हाल में। कौन सा ये क्रम, ये क्रम पूछ भी सकता है एग्जाम में, क्रम लगा देगा, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में पूछ सकता है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से, ये तहसीलदार के बाद नायब तहसीलदार, यानी कि तहसीलदार से छोटा नायब तहसीलदार से छोटा कानूनगो से छोटा लेखपाल से छोटा अमीन। ये क्रम आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं राजस्व विभाग। किसकी बात कर लेते हैं, राजस्व विभाग की बात कर लेते हैं। और यहां से राजस्व विभाग से आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीजें शुरू हो जाती हैं एग्जाम की दृष्टि से। बात कर लेते हैं राजस्व विभाग। राजस्व विभाग, इसे बोलते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट। क्या बोलते हैं इसे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोलते हैं। अब इसे क्या है, रेवेन्यू विभाग, इसे प्रारंभ में आपका आबकारी विभाग, न्याय विभाग, प्रशासनिक विभाग, सबका योग ही प्रारंभ में क्या राजस्व विभाग था। फिर बाद में क्या किया गया, इसे के विभाग, यानी कि इसे प्रमुख विभागों में बांटा गया। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इसे देखिए, आपको पता करना है, इसे आपको 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, इसे 5 भागों में बांटा गया है। एक है आपका राजस्व परिषद, राजस्व परिषद सबसे अगर इंपॉर्टेंट है तो है वो आपका राजस्व परिषद। उसके बाद है आपका चकबंदी आयुक्त, चकबंदी आयुक्त। चकबंदी आयुक्त के बाद है आपका राहत आयुक्त। इसके कार्य भी बताऊंगा मैं कि इनके कार्य क्या हैं। और राहत आयुक्त के बाद है आपका भूमि अध्यप्त आयुक्त। और इसके बाद है आपका जिला गजेटियर। क्या है आपका, जिला गजेटियर। अब देखिए राजस्व परिषद, राजस्व परिषद का क्या कार्य है, तो राजस्व परिषद से डिटेल में बाद में बात करेंगे। पहले सबसे पहले बात करते हैं, ये आपका रेवेन्यू कलेक्ट करता है। राजस्व परिषद रेवेन्यू कलेक्ट करता है, आपका प्रशासन करता है, न्याय विभाग के कार्य करता है। और इसे के बाद में बात कर लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं चकबंदी आयुक्त। चकबंदी आयुक्त का क्या है, तो चकबंदी आयुक्त का कार्य होता है आपका, जैसे कि जिसकी खेत है, यानी बिखरी हुई भूमि को एकत्र करना। कैसी बिखरी हुई, किसी का खेत है, जैसे कि ये खेत है आपका 500 बीघा है पूरे गांव का, एक व्यक्ति है ए, तो इसका यहां पर खेत है, अब यहां पर खेत है, यहां पर खेत है, थोड़ा यहां पर खेत है, यानी कि भूमि क्या है, बिखरी हुई है। यानी कि इस पर 5 बीघा जमीन मान ली, और आपकी 2 बीघा ये है, 1 बीघा ये है, 1 बीघा ये है। यानी कि अब
इसकी 5 बीघा जमीन है, तो इस व्यक्ति को कितनी परेशानी होगी। संसाधन है, सिंचाई वगैरह है, बीज वगैरह है, जुताई वगैरह है, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग। अगर इसी भूमि को एकत्र कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए, अब इसी अलग अलग खेत को मैं यहाँ पर पूरा 5 बीघा बना दूं, तो इससे ये अधिक उपज पैदा कर सकता है, अधिक, संसाधन भी कम, मेहनत भी कम और लाभ भी ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए चकबंदी आयुक्त का काम क्या होता है। चकबंदी आयुक्त यानी कि बिखरी हुई, किसानों की बिखरी हुई भूमि को एकत्र करना होता है। किसका काम? चकबंदी आयुक्त का। ठीक है, अब बात करते हैं राहत आयुक्त। अब देखिए राहत आयुक्त क्या है। तो राहत आयुक्त क्या, यहां पर लिख ले, बिखरी हुई भूमि को एकत्र करना। भूमि को एकत्र करना। अब राहत आयुक्त, अब आप देखते होंगे राहत आयुक्त का कार्य है यानी कि दैवीय आपदाएं आने पर किसानों को मुआवजा देना। ठीक है, दैवीय आपदाएं क्या होती हैं? जैसे बाढ़, वर्षा, ओले, आंधी, तूफान, यानी कि ऐसी आपदाएं आने पर जिससे किसानों की खेती नष्ट हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। अब बाढ़ आ गई किसी क्षेत्र में, पूरी गेहूं की फसल या किसी की फसल नष्ट हो गई, तो वो क्या खाएंगे? तो उन्हें आपका क्या, मुआवजा देना, उनकी सहायता करना दैवीय आपदाओं से। किसका काम है? राहत आयुक्त का। दैवीय आपदाओं के समय सहायता किसका काम है? ये राहत आयुक्त का काम है, दैवीय आपदाओं के समय सहायता करना। अब बात आती है दूसरी, भूमि अध्यप्त निदेशक। किसकी? भूमि अध्यप्त आयुक्त या निदेशक। ठीक है, अब इसका कार्य क्या होता है भूमि अध्यप्त आयुक्त का? जैसे आप देखते होंगे या जनरली आपके गांव में, गांव के आसपास से नाला निकलता है, या फिर कह सकते हैं दूसरी चीज आपकी रोड बनना है या फिर पुल बनना है, कोई सड़क निकल कर जा रही है, तो वो सड़क आपके गांव से जमीन की आवश्यकता होगी। अब कोई हाईवे निकलना है या फिर पुल बनना है या फिर कोई सड़क निकलनी है, तो क्या होगा, या कोई भी यहाँ पर हॉस्पिटल बनना है, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज बनना है, कोई भी आपके मतलब ऐसा कार्य जिसके लिए सरकार को किसकी आवश्यकता हो? भूमि की आवश्यकता हो। किसकी आवश्यकता हो? भूमि की आवश्यकता हो। तो फिर क्या होगा आपका? तो भूमि अध्यप्त आयुक्त का एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। क्यों? क्योंकि किसानों की भूमि, किसकी भूमि होगी, या खेत से निकल के आ रहा है तो किसान की भूमि की आवश्यकता होगी। तो उस भूमि को अध्यप्त करने के लिए, उस भूमि को अर्जन करने के लिए, उस भूमि की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए इस विभाग की स्थापना होती है। यानी कि क्या होगा आपका, राजस्व परिषद इसकी स्थापना करेगा, एक अधिकारी को नियुक्त करेगा और वहां पर देखेगा कि किस प्रकार, अब किसी की 5 बीघा जमीन ले ली तो उसे कितना मुआवजा देना चाहिए। यानी कि पता चला कि वहां पर भूमि की जो कीमत है 5 लाख रुपए बीघा और उसे दे दी 1 लाख रुपए बीघा, तो उससे नुकसान है। यानी कि ये नुकसान ना हो और भूमि को कानूनी तरीके से अधिग्रहण किया जाए या अर्जन किया जाए, तो उसे किसकी आवश्यकता है? ये कार्य को कौन करता है? भूमि अध्यप्त निदेशक या फिर आयुक्त। ये आपको ध्यान रखना है। और अगला क्या है और अंतिम क्या है आपका? जिला गजेटियर। तो इसका कार्य क्या होता है? ये प्रत्येक जिले में होता है जिला गजेटियर, और इसका कार्य क्या है आपका? राज्य की यानी कि जिले की कृषि संबंधित आंकड़ों को प्रकाशित करना, यानी कि प्रत्येक सूचना को इसमें बताता है कौन? जिला गजेटियर। प्रत्येक सूचना कैसे? भूमि यानी कि जमीन, उसकी सीमाओं, जिले की सीमाओं के बारे में, कृषि की उपज के बारे में, कौन सी फसल अधिक है, किसकी मात्रा अधिक है, तो उसके बारे में, और जिले में कौन सी या आपका जिला है जिसमें सबसे ज्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है। यानी कि महत्वपूर्ण सूचनाएं, आवश्यक सूचनाएं जो बहुत ही जरूरी हैं, उसके लिए क्या? जिला गजेटियर होता है आपका। तो राजस्व विभाग कितने भागों में? 5। राजस्व परिषद, इसके बारे में इसे मैंने क्यों नहीं बताया, इसके बारे में थोड़ा बताया क्योंकि ये डिटेल में बताया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट भाग है ये किसका? राजस्व विभाग का।
और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, चकबंदी आयुक्त यानी बिखरी हुई भूमि को एकत्र करना किसका काम है? ये आपका चकबंदी आयुक्त का। राहत आयुक्त दैवीय आपदाओं के समय सहायता करना। और अगला क्या है आपका? भूमि अध्यक्ष हाईवे रोड पुल इंजीनियरिंग कॉलेज अस्पताल हॉस्पिटल यानी जो भी बने उसके लिए भूमि की आवश्यकता के लिए भूमि का अर्जन करना। जिला गजेटियर यानी कि जिले की कृषि संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रकाशित करना किसका काम है? जिला गजेटियर। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे राजस्व परिषद पर, और राजस्व परिषद बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही डिटेल से मैं कराऊंगा कल। इस पर चर्चा होगी हमारी कल राजस्व परिषद पर। तो वीडियो यानी कि देखनी है, आपको समझना है, ग्रामीण परिवेश को पढ़ना है, खुद पर अप्लाई करना है, अपने बारे में सोचना है, तभी आप तैयार कर सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो चलन में नहीं रहता, यहाँ से किसी भी एग्जाम में नहीं आता। अब आपका नया सब्जेक्ट है, सबके लिए शायद ये नया ही होगा, सभी जितने भी विद्यार्थी उनके लिए नया होगा। जो बेहतर इसे समझ लेगा, जो इसे अच्छे से समझ लेगा और अच्छे से क्वेश्चन लगा लेगा, वो यहाँ पर अपने नंबर बढ़ा सकता है और यहाँ नंबर बढ़ा सकता है, यानी कि वो सिलेक्शन पा सकता है। तो इसी को नज़र रखते हुए यानी कि आपको बेहतर तरीके से चीज़ों को देने के लिए मैं क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। तो वीडियो को पर डे जरूर देखें, और अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं कल, राजस्व परिषद के बारे में बात करेंगे बेहतर तरीके से। तो इंतजार करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, दोस्तों को बताते रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।